गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा क्या? देखते हैं बच्चा। आज हो सकता है स्टार्ट कर दें हम नया चैप्टर। हमारा प्राइमरी जो आज का टारगेट है वो तो टेस्ट है जो आप लोगों का, उसका रिवीजन करना है। ठीक है। तो तुम लोगों के मार्क्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है मेरे लिए। अलार्मिंग से मतलब है कि हम लोगों को मार्क्स काफी इंप्रूव करने हैं अभी, इन ऑर्डर टू क्लियर आर एग्जाम, है ना। जो भी एग्जाम है हमारा, नीट हो गया या कोई और एग्जाम हो गया, इवन बोर्ड्स भी हो गए 12th के, तो आप लोगों को भी काफी इम्प्रूवमेंट करना है उसके लिए। तो हम लोग फोकस जो कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था, कि हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं, है ना। तो चैप्टर्स हमारे हो जाएंगे, ज्यादा बचे नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था 2 चैप्टर बचे हैं केवल। गुड इवनिंग दिशा। तो एक तो आपका बचा हुआ है ऑप्टिक्स और एक आपका बचा हुआ है मॉडर्न फिजिक्स, है ना। तो इन दो जो चैप्टर्स हैं, इनको कंप्लीट करने में हार्डली 1 से 1.5 महीना लगेगा। तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। सितंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, आई होप सो। ठीक है। पॉइंट ये है कि तुमको सिलेबस जल्दी खत्म करने पे फोकस नहीं करना है। तुमको अच्छे से सिलेबस कवर करने पे फोकस करना है ना। और वो कब होगा? जब हम क्लासेस में जो भी हो रहा है उसे फोकस करेंगे। तो जैसे कि अभी आज तो चलो ठीक है, हम टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं आप लोगों को पहले से बता दूंगा, ठीक है। क्लास के पहले आपको बता दिया जाएगा। मैं ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दूंगा, क्लास में तो मैं बताता ही हूँ कि आप लोगों का क्या होने वाला है ना, टॉपिक क्या होने वाला है। या तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं या जो भी किसी भी चीज का रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं क्या डिस्कस करूंगा क्लास में। तो आप लोग क्या करेंगे अगली बार से, उस पर्टिकुलर चीज का, सिंस आज तो टेस्ट का रिवीजन हम करने वाले हैं, तो जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उन बच्चों को क्वेश्चंस तो पता ही होंगे। अरे टेस्ट कितने बच्चों ने दिया ये बताओ पहले तो। बेटा टेस्ट दिया ही नहीं दिया, इस बात पे तो हाँ या ना तो बोल सकते हो ना। नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, दिया है तो हाथ ऊपर करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। यस। तो बाकी जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया है उनका मैं अज्यूम करूं कि उन्होंने नहीं दिया है टेस्ट। हाँ। तमन्ना, उन्नति, सुमेला, पूजा, स्नेहा, पीयूष, आप सब लोगों ने नहीं दिया है टेस्ट? सर दिया है। सर हैंड दिया रेज। है मैटर। ओके ओके। सर मेरा नहीं हुआ था कॉज मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा ओके। तो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करो खुशी। और अगर ऐसा होता है ना कि आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो उस टाइम पे, तो आप एटलीस्ट टेस्ट पेपर मांग लिया करो। जैसे कि अगर आपके पास नहीं आ रहा, खुशी आप आपको बोल रहा हूँ मैं, और भी जो भी बच्चे हैं, अगर कोई नया स्टूडेंट भी है, आप लोग सब हाथ हाथ नीचे कर सकते हैं अपना। यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, जिन बच्चों का टेस्ट नहीं हो पाया है ना, कोई रीजन की वजह से, कि उनका रजिस्टर नहीं हुआ या कुछ भी जो भी इशू है, तो वो लोग क्या है कि आप टेस्ट मांग सकते हो अलग से, है ना, जिन्होंने नहीं दिया है। ठीक है। कोई भी रीजन हो, ठीक है। आप फंक्शन में थे, है ना, या फिर किसी और रीजन की वजह से आप नहीं दे पाए हो, तो आप पीडीएफ होना चाहिए आपके पास। तो अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप मुझसे मांग लो, या तो क्लास में मैं आपको दे दूंगा, या फिर आप क्या करो, आप स्नेह मैम से मांग लो, है ना, या ग्रुप में लिख दो कि टेस्ट का पीडीएफ शेयर कर दीजिए कोई, है ना। तो आप लोग एटलीस्ट प्रैक्टिस करो उस टेस्ट की, क्योंकि ये जो टेस्ट वगैरह है बच्चों, ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज है ना। अभी आप नहीं भी दे पाए हो तो बाद में देना। आप समझ रहे हो? मैं तो कहता हूँ कि आप जब भी टाइम मिले अभी आप टेस्ट दो, और उसके बाद रिवीजन के लिए उसको रखो बात के लिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार उन टेस्ट को फिर से रिवाइज करना। देखो, मैं तुमको बहुत इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ, बिल्कुल भी इजी नहीं है कि आप एक अच्छी सीट ले पाओ एक अच्छे कॉलेज में, है ना, ग्रेजुएशन करने के लिए। कहीं से भी आप ग्रेजुएट करो किसी भी डिग्री, लेकिन इतना आसान नहीं है। तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, और डुएबल है, करा जा सकता है ना। तो ट्राई करो कि आप लोग जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने करो। और फिजिक्स में तो हम वैसे ही हम कम मार्क्स ला पा रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, है ना। तो उसको कम कैसे करें, उस मार्क के डिस्ट्रीब्यूशन को, उस डिस्पैरिटी को कम कैसे करें? हमको क्वेश्चन ज्यादा ही करने पड़ेंगे, और कोई तरीका तो है नहीं। तो अब मुझे आप लोग बताओ पहले तो, आज का जो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट इस वजह से, क्योंकि ये ना डिस्कशन हमारा मेनली टेस्ट को लेके है। नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, टाइम मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो अगली क्लास में कर लेंगे, वो इशू तुम रखो ही मत। टेस्ट का मतलब चैप्टर का कंप्लीशन का, सिलेबस का, ये सब जिम्मेदारी मेरी है ना। मैं कंप्लीट करा दूंगा सिलेबस टाइम से, तुम उसकी टेंशन मत लो। लेकिन आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि जो हमें क्वेश्चन दिए जा रहे हैं या जो टेस्ट में आ रहे हैं, क्या हम वो सॉल्व कर पा रहे हैं, और उनमें से कितने कर पा रहे हैं और कितना टाइम में कर पा रहे हैं।
है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तुम लोगों के लिए। तो मुझे एक बात बताइए, जिन्होंने भी टेस्ट दिया था, आप चैट में भी लिख सकते हैं, आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं कि टेस्ट कैसा हुआ, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को कैसा लगा टेस्ट? डिफिकल्ट था, इजी था, मॉडरेट था, या फिर आप लोगों को पहले से बेटर लगा है कि भाई पहले से बेटर है, या फिर ऐसा लगा है कि डिफिकल्ट था सर, नहीं हो पाया? तो तुम लोग मुझे चैट में बताओ। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग टेस्ट में परफॉर्म कैसा करके आए हो। मॉडरेट बोल रहे हैं, ओके, कोई इशू नहीं। किसी को हार्ड लग सकता है, किसी को इजी लग सकता है, किसी को मॉडरेट लग सकता है, सबका पर्सनल ओपिनियन है। किसी दूसरे को देख के अपना ओपिनियन नहीं बनाना है लाइफ में कभी भी, है ना। ऐसा नहीं कोई दूसरा कुछ और बोल रहा है तो हमने भी वही बोल दिया। टाइम कम था, तो टाइम कम कैसे होगा दिशा? हो सकता है हमने किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया हो जितना उसको जरूरत नहीं हो, है ना। टाइम तो बराबर होता है सबके पास भी। यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं टाइम का? जब घर पे प्रैक्टिस करते हो तुम लोग, तो क्या क्लॉक में टाइम लगा के करते हो, अलार्म वो स्टॉप वॉच लगा के, या ऐसा कुछ लगा के टाइमिंग टाइमर सेट करके करते हो? तमन्ना बोल रही मेरा पहला टेस्ट था। कोई बात नहीं तमन्ना, अगर फर्स्ट टेस्ट था तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। अगले टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और बेटर परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो घर पे, सेल्फ स्टडी जब भी करते होंगे, तो आप टाइमर के साथ करते हो और क्वेश्चन को, या आप ऐसे ही करते हो? ऐसे ही करते सर। तो ऐसे नहीं करना है हमें क्वेश्चन, हमें है ना एक सेट ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि हमने 10 क्वेश्चन उठा लिए कहीं से, या सर ने दे दिए तो वो वाले कर रहे हैं, है ना। और फिर उसको टाइमर लगा के करो। देखो ये बहुत छोटी चीज है और हम लोग भूल जाते हैं अक्सर। ये चीजें प्रैक्टिस करना हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल करना ही नहीं चाहते, पर हम भूल जाते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं बार बार मैं रिमाइंड कराता रहता हूँ। आप टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो। आपका मैक्सिमम टाइम 2 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, है ना। 1 से 2 मिनट के बीच में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसका सोल्यूशन देखेंगे, समझेंगे कि क्या दिक्कत आई, हमारी अप्रोच में दिक्कत आई, या हमारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई। आप समझ रहे हैं? तो पेपर जिन बच्चों ने दिया था उन सबके पास पेपर होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा आज, और कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट आप खुद भी पूछ सकते हो, है ना। आपके पास पेपर तो होगा ही सही, तो आज हम वो डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगली क्लास में हम कुछ फ्रेश स्टार्ट कर सकें, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम जो आ रही है मेनली पेपर में, वो किस चीज में आ रही है? वो तुम में से अगर कोई बच्चा बात करना चाहे तो मैं तैयार, बताओ। सॉल्व कर सर सकते? टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होता सर। टाइम मैनेजमेंट की इशू आ रही है, और क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्वेश्चन देखो, 100 मार्क्स से अगर आपके कम आ रहे हैं, 160 में से, 160 का था ना पेपर, 160 का पेपर था। ये सर 160 का था सर। तो अगर 100 से कम आ रहे हैं तो फिर उसमें हम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली है। यानी कि तुम लोगों ने अपना बेस्ट तो नहीं दिया है 100%। अगर तुम 100 के ऊपर ला रहे हो तो हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस में थोड़ी कमी रह गई हो, तुमने पेपर अच्छे से दिया हो, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ चीजें ऐसी गलतियां करी होगी जो कि सुधारी जा सकती है ना। लेकिन अगर 100 से भी कम आ रहे हैं तो फिर देखो उसमें हमारी गलती, फिर हम कुछ टॉपिक पढ़ के नहीं गए, और वो क्वेश्चन आ गए हैं उसके ऊपर, और फिर हम उन क्वेश्चन को कर नहीं पाए। ऐसा होता है, हुआ होगा ऐसा, है ना। कोई ना कोई टॉपिक छूटा होगा, है ना। जैसे यस मैग्नेटिज्म सर। एंड मटेरियल से क्वेश्चन आए होंगे, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वो सब पढ़ाए थे तुमको, है ना। और वो क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोग नहीं कर पाए हो। हुए थे क्वेश्चन वो वाले? यस सर, कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। कुछ हो गए थे, चलो बढ़िया है। तो आप लोगों को टॉपिक कवर करने हैं सारे, जब आपको पढ़ा दिए गए हैं और आपको बताया गया है कि भाई आपको करने हैं, तो आप क्यों नहीं करते हो? ठीक है, तो अगली बार से ध्यान रखना, एक बार पहले सिलेबस कंप्लीट करो पूरा, सारा कॉन्सेप्ट, सारा फॉर्मूला रिवाइज करो। फॉर्मूला शीट बनाई? कितने बच्चों ने फॉर्मूला शीट बनाई है तुम में से? फॉर्मूला शीट कितने बच्चों ने बनाई है? फॉर्मूला शीट का मतलब होता है कि आप एक पेज पे फॉर्मूला लिख रहे हो, जो भी चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं उसका, है ना। एक पेज पे, 2 पेज पे, जितने पे भी आ रहे हैं कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे फॉर्मूले आप लिख रहे हो उसमें, है ना। तो काफी कम बच्चों ने बनाई है फॉर्मूला शीट अभी। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग बनाएं। आगे आने वाले चैप्टर्स के, नए चैप्टर्स के तो बनाने ही है आपको, लेकिन आपको पुराने चैप्टर्स के भी बनाने हैं। जैसे जैसे आप उनको पढ़ोगे, नोट्स आप सब लोगों के पास है, नोट्स दे दिए गए ना आप लोगों को, शीट में प्रेजेंट है नोट्स। शीट का लिंक शेयर्ड है आपके ग्रुप पे, आप अपने ग्रुप पे पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रही है ग्रुप पे पूछो, है ना। क्लास में टाइम मिल रहा है तो क्लास में पूछो। तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में बच्चों, समझो इस चीज को, बड़े हो गए हो अब आप लोग, है ना। अच्छा, दूसरी बात मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था? हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? नहीं? हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि आप लोगों का जो अगले टॉपिक्स होंगे नए, उसके अलावा हम आपको पता चला कि हम ट्राई कर रहे हैं कि आपका 11th क्लास का भी थोड़ा सिलेबस कवर कराया जाए। यस सर।
है ना। आप लोगों की 11th की क्लासेस भी लगेंगी, आप लोगों के लिए कितनी अच्छी खबर है। देखो तुम लोगों की हम पूरी हर तरह से ध्यान रखने का ट्राई कर रहे हैं कि आप 11th की वजह से कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं मेजर टेस्ट वगैरह में। नीट में आप लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, तो हम सोच रहे हैं आपका 11th भी कंप्लीट कराया जाए जितना हो सकता है ना। तो मैं 11th का भी पहले से बता देता हूँ। हम हमारा जो इस वीक 11th की क्लासेस होंगी ना आप लोगों की फिजिक्स की, यस अरे सर। 11th की यस क्लासेस, सर, यस तो सर। उसमें हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ने वाले हैं इस वीक में। टॉपिक का नाम बता दिया मैंने तुम्हें पहले से। तो वर्क पर एनर्जी के ऊपर जितना भी फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, मॉड्यूल्स वगैरह मिलते हैं तो मैं शेयर करता हूँ आपके ऊपर। आपके पास जितना भी कंटेंट है उसको आप रिवाइज करो। मॉड्यूल्स या जो भी कंटेंट मेरे को मिलेगा मैं शेयर कर दूंगा। सर कब होगी क्लास ये बता दिया जाएगा प्रिंस आपको। मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे को होनी चाहिए, वेडनेसडे या फिर सैटरडे को, है ना। तो उस दिन आपकी क्लास होगी, आपको बता दिया जाएगा टाइमिंग वगैरह। अभी कल तो नहीं है, कल आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं है, ये पक्की बात है। तो या तो वेंसडे को होगी या फिर सैटरडे को होगी, है ना। ये दो ही दिन है, थर्सडे फ्राइडे को भी नहीं होगी, या तो वेंसडे या सैटरडे। ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ सुनो ध्यान से। 11th क्लास के जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है, वर्क पावर एनर्जी से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहले वाले आपके मेजर टेस्ट में आ चुके हैं, एनएलएम वगैरह आ गया है ना। तो उसको हम यस क्या सर। करेंगे, एक बार जब पूरा हो जाएगा 11th तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। न्यूमेरिकल में रिजल्ट नहीं आ पाता बेटा, न्यूमेरिकल्स में रिजल्ट इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि हम लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो न्यूमेरिकल्स की इनफ। अगर हम घर पे प्रैक्टिस करेंगे, एक ही तरह के क्वेश्चन तुमने 3-4 बार कर लिए, तो बहुत कम चांसेस है कि आप उनको पेपर में गलत करके आओगे, है ना। दूसरा क्या है कि हो सकता है हमें कॉन्सेप्ट आता हो पर हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा हो टेस्ट में उतना, है ना। तो हम कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ करके आ गए, ये भी हो सकता है। पॉइंट इज के आप लोगों को टेस्ट जो है वो तो तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि यार टेस्ट तो अब ऐसा है कि कुछ पूछना है, जो पूछना है पूछ लो। मेरी जो तैयारी थी, मैंने जो भी करना था वो तो मैं पहले ही कर चुका, है ना, पहले ही पढ़ चुकी हूँ मैं सारा। और अब तो मेरे को क्या है कि आप पूछ सकते हो जो भी पूछना है। तो इस लेवल की हमारी तैयारी होगी ना, तब जाके हम ठीक ठीक ठाक मार्क्स ला पाएंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो 11th क्लास के पहले ही मैं बता रहा हूँ, हम लोग पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, पूरे चैप्टर्स हम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ सकते हैं, हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है, हम अभी अगस्त में चल रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ हम क्या करने वाले हैं। आपके पास दो तरीके हैं, देखो, या तो मैं आपको खुद को, मैं आपसे आपको चांस देता हूँ। दो तरीके हैं, या तो हम क्वेश्चंस के थ्रू सिलेबस को कवर करें, एक एक क्वेश्चन के थ्रू हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, और टॉपिक वाइज हम कवर करते जाएंगे। या फिर मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊं, फिर उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, वो तुमको खुद को करनी पड़ेगी। तो तुमको क्या लगता है कौन सा तरीके से हमें ऑपरेट करना चाहिए, बताओ। 11th क्वेश्चन क्लास सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चंस के थ्रू करें। क्वेश्चंस यस के सर। थ्रू क्या है कि हम ज्यादा प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और हमारा सिलेबस भी एक बार हम कवर कर लेंगे। तो इस बात को समझो, आप लोग जब घर से पढ़ के आओगे ना तभी वो क्वेश्चन कर पाओगे। अब तुम अगर क्वेश्चन मेरे से करवाओगे सारे, खुद से तुम्हारे से होंगे ही नहीं, तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उनमें। आप समझ रहे हो इस बात को। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है घर पे, आधा घंटा लगेगा, आधा पौना घंटा हार्डली आपको वर्क पर एनर्जी इस वीक के लिए रिवाइज करके आना है क्लास में, जब भी हम 11th की लेंगे, ठीक है क्लास। ये आपकी नॉर्मल टाइमिंग्स पे नहीं होगी। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये टाइमिंग अलग होगी या क्या होगी, वो आपकी नॉर्मल टाइम पे नहीं होगी। मोस्ट प्रोबेबली 5 बजे से है शायद क्लास, अगर आपको बताया हुआ हो तो, यस सर। है ना। यस आपकी सर, सब, आज के साथ। हाँ बच्चा, आज हुई थी सर क्लास। आज हुई होगी, केमिस्ट्री की हुई थी आज शायद, है ना। यस सर। यस यस। सर। कैसी रही, यस सर। क्या पढ़ा आज तुमने। केमिकल इक्विलिब्रियम। यस सर। इक्विलिब्रियम पढ़ा, क्वेश्चन करे उसके, यस सर। और थ्योरी यस सर। सर। थोड़ी सर बहुत। दोनों। दोनों पढ़ा। तो देखो, अभी हम लोगों को जो ऑपरेट करना है वो बेसिकली हमारा मेजर फोकस फिजिक्स में, क्योंकि मेनली क्वेश्चंस ही होते हैं, न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। और तो आपको फोकस इस पे रखना है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ 11th क्लास के। तो बीच बीच में मैं आपको थ्योरी भी दूंगा थोड़ी सी, है ना, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा, उसकी कोई इशू नहीं। पॉइंट जो है मेरा वो समझो, घर से अगर आप पढ़ के आओगे पहले से, ठीक है, टॉपिक पढ़ के आए हो, उसके क्वेश्चन थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लिए, फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कर लिए, तो हम लोग जब यहाँ पे क्लास लेंगे तो आप ब्लैंक नहीं होगे, क्लास में बोर नहीं होगे। पहली बात तो ना, बहुत जल्दी बोर हो जाते हो तुम लोग, तुम्हारी जनरेशन पता नहीं क्यों बहुत जल्दी बोर हो जाती है। क्लास में भी तुम लोग, मैंने देखा है, बीच बीच में इनएक्टिव हो जाते हो, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है। क्लास में इनएक्टिव मत रहा करो, एक तो, है ना, तुम्हारे लिए मैं थोड़ी ना ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए डांस करने लगूंगा बीच में, है ना। तो ये चीज समझो, मैंने नोट किया है काफी बच्चे बीच में बोर होके क्लास ही छोड़ दे रहे हैं। अरे तुम कितनी बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो यार,
बहुत बड़ा एग्जाम है वो, तुम्हारी लाइफ डिफाइन करने वाला है वो चीज, है ना। तो उस चीज के लिए थोड़ा सीरियस हो। नेगेटिव मार्किंग बड़ी हुई थी टेस्ट में। हाँ, नेगेटिव मार्किंग का मुझे पता चला इस बार। पेपर इसलिए मैंने पूछा है, थोड़ा मेरे हिसाब से डिफिकल्ट था, मेरे हिसाब से मॉडरेट था पेपर। मॉडरेट इजी नहीं था पेपर ये वाला, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग वाला भी असर था। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि आप नॉर्मली प्रैक्टिस नहीं करते हो, पर अगर आपने सिलेबस कवर किया हुआ है तो आप कर सकते हो। तो वो टेस्टिंग थी बेसिकली। अब समझो, तुम्हें हम अगर इजी पेपर दे देंगे हर बार, मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन एग्जाम जब एक्चुअली में दोगे फाइनल वाला, तो तब तब कैसा होगा? फिर प्रैक्टिस तो होगी नहीं अच्छे क्वेश्चंस की, है ना, तब कर नहीं पाओगे, राइट। सर, आई एम ट्राइंग टू अटेम्प्ट सो दैट आई एम एबल टू गेट माय मिस्टेक। यू शुड अटेम्प्ट, दैट्स फाइन, बट डू नॉट अटेम्प्ट इन तुक्का। तुक्का होता है ना, हम एबीसीडी में तुक्का लगाते हैं, है ना। कुछ हमने सोच लिया कि हमको लगा दो, पता है, देखो मैं तरीका बताता हूँ तुमको, मुझे भी ये भी पता है कि तुम लोग कैसे तुक्का लगाते हो। तुम्हें एक वैल्यू दी हुई है 22.54 और एक वैल्यू दी है 1.25। तुमने 22.54 से डिवाइड कर दिया 1.25 और उससे मिलता जुलता कोई आंसर दिख रहा है तो उसको मार्क करके आगे तुम। ऐसे भी हरकतें करते हो तुम, पता है मुझे, ठीक है। तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है उसको डिवाइड मल्टीप्लाई पता नहीं क्या कर दिया तुमने, है ना, कौन सा उसमें पता नहीं मंत्र लगा दिया, चीन टपाक डम डम जो तुम लगाते रहते हो, और उसमें तुमने आंसर निकाल के और बस आ गए घर पे, बाद में पता चला अरे ये तो गलत हो गया, है ना। तो ये सब नहीं करना है, ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना है, क्वेश्चन छोड़ के आओ उस क्वेश्चन को। अगर ऐसे मंत्र लगाने पड़ रहे हैं क्वेश्चन में तो छोड़ के आ जाओ उसको, है ना, वो नहीं करना, स्किप करो उसको। और फिर उसको घर पे आके देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, अप्रोच में दिक्कत क्या आई। क्या ये क्वेश्चन फॉर्मूले की वजह से छूटा है मेरा, या फिर ये क्वेश्चन इसलिए छूटा है क्योंकि मेरे को ये टॉपिक ही नहीं पता था। पेपर का एनालिसिस कितने बच्चों ने किया है? वापस आके क्वेश्चन देख के रैंडम ऑप्शन आ जाता है माइंड में और फिर गलत हो जाता है। रैंडम ऑप्शन क्यों आ रहा है? वही तो देखो, क्वेश्चन देख के पहले ये सोचो कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ठीक है। आंसर या सोल्यूशंस या ऑप्शंस ये बाद में देखे जाते हैं, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन की जो डिमांड है क्या हम वो पूरी कर सकते हैं क्या। और कुछ क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड होते हैं, उनमें फिर आप ऑप्शन को देखना पड़ेगा, उसमें फिर ऑप्शन देखना पड़ेगा। सर, स्किप के कम मार्क्स होते हैं गलत आंसर से, ऑब्वियसली। अगर आप स्किप करोगे तो नेगेटिव मार्किंग से बचोगे। अगर कोई क्वेश्चन में तुमको कुछ ही नहीं आ रहा है, तुम एबीसीडी में से तुक्केबाजी कर रहे हो, तो उससे तो बेटर है ना कि आप स्किप करके आओ बच्चा। आप समझ रहे हो? अगर कोई दो ऑप्शन है उनमें डाउट आ रहा है तो आपको फिर में समझ में आता है मुझे कि आप उसको मार्क करके आ रहे हो। कुछ भी नहीं आ रहा है और फिर आप मार्क करके आ रहे हो तो फिर आप अपने मार्क्स कम कर रहे हो, बिना मतलब जितने तुमने अर्न किए ना मेहनत से, उनको भी तुम कम करके आ जा रहे हो। ये तो वो मत करो। पेपर अटेम्प्ट करना भी एक तरीका होता है। यू शुड नो हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, स्पेशली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पेपर करना नहीं सीखे हो ना, तो आप वैसे ही पीछे हो जाओगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है या जो कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आ रही है, वो आपको मुझसे शेयर करना है, इसलिए हम इतनी बात कर रहे हैं आज। और इतनी बात मैंने पहले भी करी है इसलिए, ताकि आप लोग इस समझो इस चीज को कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे नहीं तब तक जब तक होगा नहीं कुछ, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे, है ना। और क्लास में तुम लोग सब ऑलमोस्ट इक्वल लेवल्स पे ही हो, तो ऐसे किसी आपस में भी शर्माया मत करो, बिंदास पूछा करो यार। तुम्हारी लाइफ है ये, कोई दूसरा नहीं डिसाइड करने वाला है ये, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। -4 होते हैं शायद रॉन्ग आंसर, -4 बता दिए उसने रॉन्ग आंसर। कौन सा पेपर दे रहे हो बच्चा? -1 होते हैं आपके, -4 होंगे तो आप लोग माइनस में ही खेलते रहोगे। 160 के पेपर में आपके -40 मार्क्स आएंगे। अगर -4 हुए तो -4 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ना। -1 होते हैं तो -1 भी बहुत बड़े नंबर, बहुत नेगेटिव है, बहुत दिक्कत की बात है। तुमने अगर मान लो 15 क्वेश्चन गलत कर दिए तो -15 मार्क्स हो जाएंगे। इतनी मुश्किल से 90 मार्क्स लाए तुम, सोचो। उसमें से 15 माइनस तो करवा ही लिए तुमने, 75 बचे हैं, उसमें क्या होगा, है ना। उसमें फिर इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, और फाइनल पेपर में तो स्कोप ही नहीं होता। मेरे इस तरह से -19 हो गए, दैट इज ह्यूज। आपका जो माइंड नेगेटिव है उसको आप लिमिट करो 10 मार्क्स तक। ट्राई करो कि 10 मार्क्स या 10 क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं हो, मैक्स वो भी 10 भी मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। जो आप बता रहे हो ना -19 -15, ये सब बहुत ज्यादा है बच्चा। मेरे भी 19 गलत हो गए, तो यही तो समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। मोस्टली क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसमें वो वर्ड ढूंढो जो तुमने पढ़े हुए हैं।
जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आपने पढ़ा हुआ है कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो वर्ड ढूंढो, नंबर ढूंढो, न्यूमेरिकल वैल्यू ढूंढो, है ना, यूनिट्स ढूंढो। जब आप ये कीवर्ड ढूंढने लगोगे और उनको लिखने लगोगे, गिवन करके लिखो कि मैग्नेटिक फील्ड इतनी दे रखी है। तुमको सिखाया तो था मैंने। लैंग्वेज का इशू देखो हर बार आएगा, लैंग्वेज के इशू का कोई सोल्यूशन नहीं है। तुमको हिंदी में पेपर दे दिया जाए या तो ठीक है, तो तुम शायद उसमें समझ पाओ, पर फिर अगेन तुम्हें उसमें दिक्कत आएगी कुछ टर्म्स में, उसमें तुम्हें कुछ टर्म्स में दिक्कत आ जाएगी ना। वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए फिर कि कौन से वर्ड का क्या हिंदी होता है ना। वो फिर अलग अपने आप में चैलेंज है। आता है तो बढ़िया बात है, पर अगर नहीं आता है तो फिर इस चीज को समझो कि आप लोगों को गिवन लिखना है। सबसे पहले तो गिवन लिखो, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसमें गिवन लिखो, उसमें वैल्यूज लिखना चालू कर दो कि मैग्नेटिक इंडक्शन इतना दे रखा है ना, चार्ज की वैल्यू इतनी दे रखी है, फोर्स की वैल्यू इतनी दे रखी है, यूनिट्स लिखो साथ में, है ना। उसके बाद प्रोसीड करो कि क्या पूछना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में नहीं आए तो फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ो, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यार आज का थोड़ा सा डिस्कशन। सर मुझे न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम इज थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट में क्या प्रॉब्लम आती है? थ्योरी पार्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वेश्चन को या तो ढंग से नहीं पढ़ रहे हो टेस्ट में, या फिर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो अगर ढंग से, तो फिर आपका वो कॉन्सेप्ट आपको लगता है आता था आपको, पर आपको नहीं आता था। आपने गलत याद रह गया आपको, या तो या आपको याद ही नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है हमारा माइंड में ट्रिक करता है, हम क्या पॉजिटिव होकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस बात को समझना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम है ना पॉजिटिव होके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, या हम नेगेटिव होके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इमोशन इन्वॉल्व हो जाता है ना जब, तो दिक्कत होती है। इमोशन इन्वॉल्व नहीं करना है उसके साथ में, लॉजिकल रहना है हमें, हमेशा प्रैक्टिकल रहना है। अगर हम पॉजिटिव होके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या चलता रहेगा कि क्वेश्चन तो मुझे आता ही है, ये ऑप्शन तो मुझे पता ही है, यही ऑप्शन होगा, इसका पता है मेरे को। आपसे कोई पूछेगा कैसे, अरे मेरा दिल कहता है यही होगा, है ना। फिर तुम उसको मार्क करके आ जाओगे, बाद में पता चलेगा वो तो था ही नहीं आंसर, है ना। यार तुम नहीं, या फिर तुम नेगेटिव हो जाओगे कि मुझे तो नहीं आ सकता ये, है ना, डर गए। मैं तो डर गई, पहले डर गई, अब तो नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। वो भी दिक्कत की बात है। तो आपको प्रैक्टिकली देखना है क्वेश्चन, है ना। आपको इमोशंस को कंट्रोल करके अपना पेपर सॉल्व करना है कि भाई ये मैं क्वेश्चन जैसा भी है वैसा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। आता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो स्किप करके आगे चलेंगे, है ना। तो ये कुछ टैक्टिक्स हैं जो कि पेपर में फॉलो करेंगे जब हम, तो हमें मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेंगे। आप लोग इस चीज पे तो ट्रस्ट करो मुझ पे। ठीक है, 5-6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने देखा है कि ये कॉमन मिस्टेक्स काफी बच्चे करते हैं, इवन मैंने भी की थी मेरे टाइम पे। तो उनको हमें करेक्ट करना है, राइट। हम बाकी लोगों की तरह पीछे नहीं रहेंगे दूसरों की तरह सेम गलती करके, राइट। चलो भाई, कुछ और पूछना है आपको तो आप पूछिए, अदरवाइज लेट स्टार्ट आवर क्लास। कुछ क्वेश्चन करते हैं टेस्ट से। क्वेश्चंस करते सर। क्वेश्चन करें, कुछ पूछना नहीं है ना और? Yes, चलो sir. क्वेश्चंस के साथ ही पूछ लेना जो पूछना है फिर बात। यस सर। स्क्रीन विजिबल है क्या मेरी? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने जो यहाँ पे लिए हैं वो तुम लोगों के टेस्ट में आए हुए हैं, ठीक है, तो वही मैंने लिए हैं क्वेश्चंस। तो बेसिकली क्या है कि कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी आप लोग पेपर तो है से आप लोगों के पास, तो आप बता देना उसके बाद, तो वो वाले हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार, चालू हो जाओ। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ सॉल्व करके। अब मेरे साथ सॉल्व करो, पहले तो तुमने अकेले सॉल्व कर लिए, अब मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग 6.6 10⁵ आरपीएस। ये हमने करा हुआ है क्वेश्चन, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सेम मे बी सेम नहीं हो तो पर थोड़ा सा सिमिलर हमने क्वेश्चन किया हुआ है। इसमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट दिया हुआ है आपको और मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, सेंटर पे कितनी आएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, 30 सेकंड्स में इसका आंसर आना चाहिए था पेपर में।
30 सेकंड्स तो हो गए हैं, किसी का आंसर आया नहीं है अभी तक। क्वेश्चन समझ में आया? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? सना, सना खान, यू हैव रेज योर हैंड बच्चा, कुछ बोलो। सर ऑप्शन बी आ रहा है। बी आ रहा है, कूल। मुस्कान, यस सर, आ गया आंसर। क्या आया? 12.5। शगुन, सेम ही आ रहा है क्या? यस सर सेम है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है पहले। इसमें बोला हुआ है कि एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। और आपको बोला हुआ है कि 6.6 में 10⁻15 आरपीएस उसका रेडियस है। तो ये फ्रीक्वेंसी है बच्चों, रोटेशन पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको हम, है ना। रेडियस दी हुई है। अब तुमको एक बात तो पता है कि जो बी एट द सेंटर होती है वो क्या होती है भाई? एक सर्कुलर अगर पाथ हो आपका तो μ0I/2r होती है। अरे यही होता है ना? हाँ ना तो यस बोलो, सर। है ना। अच्छा, आई इक्वल्स टू क्या होता है? आई इक्वल्स टू होता है क्यू इंटू वी। अब ये वी क्या है? वी क्या है? सर फ्रीक्वेंसी। आवाज ही नहीं आ रही तुम लोग। फ्रीक्वेंसी सर। हाँ, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कैसे आया पता है ये बताऊं? किसी को डाउट है इसमें कैसे आया है, पूछना है किसी को? जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी। अरे यार मुझे पता है तुम्हें नहीं आया, तुम पूछोगे भी नहीं। दिक्कत की बात ये नहीं कि नहीं आया, दिक्कत की बात ये पूछोगे नहीं। आई क्या होता है? dq/dt होता है, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नो सर। है ना। नो तो सर। आई, अब हम इसको क्या लिख रहे हैं? q/t। अगर हम नेट चार्ज फ्लोन निकाल लें टोटल टाइम में तो ये होगा। अच्छा, ये t क्या होता है? टाइम पीरियड होता है क्या ये? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। और टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी। ये पढ़ा हुआ है यस 11th सर। क्लास में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? q इंटू एफ ही तो होगा ये। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। क्या आई इक्वल्स टू क्यू वी? ये क्यू न्यू है बेसिकली, वी नहीं है। इसको न्यू बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी बोलना चाहिए इसे तो हमें। तो एफ भी बोल सकते हैं, न्यू भी बोल सकते हैं, उससे दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था कि कितना रोटेशन एक सेकंड में होता है। फ्रीक्वेंसी यही तो होती है बच्चों। अरे यही तो थी ना, कितने आपने टर्न्स कंप्लीट किए हैं यस एक सर। सेकंड में, है ना। तो 6.6 इंटू 10⁻15, इतने टर्न्स, इतने रोटेशंस आपने कंप्लीट कर लिए एक सेकंड में। इलेक्ट्रॉन है भाई, बहुत तेज चलता है, सुपर फास्ट, राइट। तो भाई इतने टर्न्स कंप्लीट कर लिए उसने एक सेकंड में। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसको पुट कर दें अब सारी वैल्यू को। क्या हो जाएगा ये? 4π × 10⁻⁻7। ये तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई। इंटू चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन है ना चार्ज। तो कितना चार्ज होता है इस पे? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 to power minus 19. Very good. -19। और एफ कितना दे रखा है फ्रीक्वेंसी? इसकी जगह हम क्यू इंटू एफ ले रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 6.6 इंटू 10⁻15 आरपीएस। डिवाइड कर दो 2 इंटू रेडियस से। रेडियस कितनी है भाई? 0.53 इंटू 10⁻−10 मीटर में दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कितना सॉल्व करके आएगा ये? 12.5 टेस्ला। अब इसमें दिक्कत जो आएगी वो तुम्हें आएगी कैलकुलेशन की, राइट। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है? सबसे पहले तो 10⁻ वाली चीजों को ले लो। 10⁻ वाली चीजें लोगे तो थोड़ा डर कम लगे, क्योंकि इजी चीजें इजी बच जाएंगी फिर तो चीजें। ये ऊपर -7 और -19 और माइनस ये +15 है, तो ये तो बन गया -4। -4 को 7 से लिए तो 10⁻11 तो ऊपर आ गया। नीचे क्या आ रहा है भाई? 10⁻10। ठीक है, तो ये टोटल मिला के कितना बचा? 10⁻−1, राइट। तो ये तो 10 सारी चीजें चली गई। अब इसमें क्या बचा? ये 2 इंटू 0.53, इसको ऑलमोस्ट 0.5 लेके 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर ऊपर वाली किसी भी एक चीज से डिवाइड कर दो। उसके बाद तुम्हें केवल मल्टीप्लीकेशन बचेगा। मल्टीप्लीकेशन में तो टाइम नहीं लगता। तो ये क्वेश्चन जो था बच्चों, ये क्वेश्चन आपके फॉर्मूला टेस्टिंग का था ही नहीं। ये क्वेश्चन आपका था कंप्लीटली कैलकुलेटिव। इसको मैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन में कैटेगराइज करूंगा।
तो जब आप एनालिसिस करोगे, जब आप एनालिसिस करोगे इस पेपर का, तो आप उसमें क्वेश्चन के आगे उसका टाइप लिखोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैंने जो बोली? क्वेश्चन का आप क्या लिखोगे? टाइप Yes, लिखोगे sir. कि इस क्वेश्चन में जो दिक्कत आई वो किस चीज में आई। तो क्वेश्चन में टाइम जो लगेगा, टाइम मैनेजमेंट की हम बात करें ना, माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, अब एक एक चीज को हम बिल्कुल ढंग से समझने का ट्राई कर रहे हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है पेपर में। तो उसमें हम क्या लिखेंगे? कैलकुलेटिव लिखेंगे। तो उससे हमें रियलाइज होगा कि भाई जो टाइम लग रहा था वो लग रहा था कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें, है ना, उस चीज पे वर्क करेंगे फिर, कि कैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जल्दी कर सकते हैं थोड़ा, है ना। वो भी तुम जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप आने लगेगा। ये जो बात बोली जाती है ना, ये बहुत बोरिंग बात है, मुझे पता है, कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन परफेक्ट, है ना। सही बात है, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि सही बात है। लेकिन बहुत ही ज्यादा बार बार इतनी बार बोली जाती है कि हम परेशान हो जाते हैं। हमको लगता है कि सर कर तो रहे हैं प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस है जो हम नहीं कर रहे हैं, है ना। बात इतनी सी है कि आपको प्रैक्टिस जो करनी है ना वो स्मार्टली करनी है। और जब प्रैक्टिस स्मार्टली की जाती है ना तो उसका रिजल्ट दिखने लगता है। और जो रिजल्ट दिखता है ना वो तुम क्या समझ नहीं पाते, तुम कभी एनालाइज नहीं कर पाते, क्योंकि इंसान हमेशा अपनी कमियां देखता है, अपने प्लस प्लस को कभी एनालाइज नहीं करता, है ना। तो आपका बता रहा हूँ मैं, एनालिसिस का मेथड ही बता रहा हूँ मुस्कान। आप नोटिस करो ध्यान से, मैं यही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपनी गलतियां जो देखते हो बेसिकली, लेकिन प्लस नहीं देख रहे, क्योंकि प्लस क्या होता है आपका, आपने जो पिछले 2-3 महीने में सीखा है, पिछले 2-3 महीनों में आपने अगर कुछ कैलकुलेशन फास्ट करना सीख गए, फॉर्मूला सही से अप्लाई करना सीख गए, क्वेश्चन अप्रोच करना सीख गए, है ना, तो वो आपकी पॉजिटिव्स हैं। तो वो प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो ना उसी वजह से हो पा रहा है। प्रैक्टिस से कभी कतराना नहीं है, वो तो तुमको करते रहना है कंटिन्यूसली, है ना। उसका रिजल्ट आज नहीं आएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट आएगा बहुत टाइम बाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, ये क्वेश्चन मतलब जब एनालिसिस करेंगे तो कैसे करेंगे? एक तो हम फॉर्मूला हमने लिखा, उसके बाद हमने देखा कि फॉर्मूला लिखने के बाद कितना टाइम लगा सॉल्व करने में। बात समझ में आई मेरी? एक होता है कि मुझे फॉर्मूला ढूंढने में, याद करने में, डिराइव करने में टाइम लग गया, 30 सेकंड्स मेरे वहां चले गए। तो फिर अब जो क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या वो 30 सेकंड्स में हो रहा है? क्या उसकी कैलकुलेशन इतनी थी कि वो 30 सेकंड्स में हो जा रहा है? अगर हो जा रहा है तो वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं था, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो उसके आगे कॉन्सेप्चुअल लिखेंगे हम एनालिसिस के वक्त। लेकिन अगर वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था तो उसमें 1.5-2 मिनट लग सकता है, तो फिर उसमें कैलकुलेटिव लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, या तो फास्ट कैलकुलेशन करनी है या फिर अवॉइड करना है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में हमें वो क्वेश्चन करने हैं जो कि हमसे जल्दी हो सकते हैं, जो हमें आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली, ये क्वेश्चन ये करने वाला क्वेश्चन था स्टार्टिंग में। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए था। और अगर नहीं पता था तो आपको ये पता होना चाहिए था कि यार म्यू0 I/2R तो होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें आई हमें कहीं ना कहीं से लेके आना है। फिर आपका दिमाग अगर चल जाता है ये कि भाई I =dq/dt होता है, तो वहां से हम फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक। तो अगर ये आपका दिमाग चल जा रहा है फिर तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा 1-1.5 मिनट में। और 1-1.5 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तरीका हुआ एनालिसिस करने का क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद दूसरा तरीका क्या है एनालिसिस करने का? आप टॉपिक वाइज लिखो, जो भी आप पेज या कॉपी में जो भी बना रहे हो ना आप एनालिसिस की, टेस्ट एनालिसिस की। अच्छा, ये जो बच्चे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था वो बोर मत होना। ये मत सोचना कि सर टेस्ट तो दिया नहीं, उसके बारे में इतनी बातें बता दी आपने। ये तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि तुम भी तो टेस्ट देने वाले हो। पहली बात तो आगे दोगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने अभी नहीं दिया था तो आप पीडीएफ मंगाओ, कहीं से भी अरेंज करो, मेरे से ले लो, और उसको घर पे बैठ के टाइमर लगा के सॉल्व करो क्वेश्चन, ठीक है। और फिर उसका एनालिसिस करो। ये चीजें मुझे पता है कि बहुत ज्यादा टायरिंग लगती है, ऐसा लगता है कि सर इतना काम बढ़ गया है, हमसे नहीं हो पा रहा है। बट बिलीव करो, ये सब वर्थ इट होगा बाद में। जो जितनी भी तुम मेहनत कर रहे हो ना, ये सब तुम्हें फ्रूट देके जाएगी बाद। तुम्हें खुशी मिलेगी खुद से, तुम्हें खुद पे प्राउड फील होगा। और जितना खुद पे प्राउड फील करके खुशी मिलती है ना, उतना किसी चीज से नहीं मिलती। जब तुम्हें खुद पे गर्व होता है ना कि मैंने खुद कुछ किया है ना, मैंने मेहनत करी पूरे साल, तब जाके मेरा जो भी रिजल्ट आया, जैसा भी आया, है ना, मुझे जहां भी सीट मिली है, पर मैंने खुद ने अर्न की है। उससे बढ़िया फीलिंग ही नहीं होती कुछ, ठीक है। तो ये वर्थ इट होगी, अभी है मेहनत, मुझे पता है। अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, है ना, और साइमल्टेनियसली पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तुमको जो भी हेल्प चाहिए हम लोग हैं साथ में। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको ट्राई करना है कि आप उसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके आंसर बताओ, ठीक है। चलो भाई।
अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि टॉर्क कितना निकले, टॉर्क निकालना है हमको। तो टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए थी, हमने कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, वो याद करने का ट्राई करो, है ना। फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद फिर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको कि भाई क्वेश्चन क्या बता रहा है, हो जाएगा फिर सॉल्व। टेक योर टाइम, टेक 30 seconds एंड लेट मी नो द आंसर। कितना आंसर आ रहा है शिखा, शगुन, डिम्पल? सर मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है। सबका क्या, या बाकी बच्चों को कुछ और आ रहा है? तुम चैट में भी लिख सकते हो ना, उससे क्या है कि आंसर तुम्हारा पता चल जाएगा एक्सक्लूसिवली। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों का सेम आ रहा हो। चलो, लड़ाई ए और डी ऑप्शन की है मतलब। करें, सॉल्व करें। यस सर। हाँ भाई, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं बताओगे क्या? DINA sin थीटा। हाँ, जो टॉर्क होता है बच्चों, वो होता है एम बी साइन थीटा, है ना। एम क्रॉस बी होता है ना। Yes, sir. यस सर। तो ये सबसे पहले हमने लिख लिया। इससे हमें पता चला कि क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है हमसे वो है टॉर्क, और टॉर्क निकालते हैं हम ऐसे। अब क्वेश्चन में ढूंढो भाई कि क्या कहाँ एम है, कहाँ बी है, कहाँ थीटा है ना। सबसे पहले तो इसने बोला कि रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया हमने। रेक्टेंगुलर कॉइल का डायमेंशन दे रखा है, यानी उसका कहीं ना कहीं एरिया दे रखा है, राइट। एरिया निकल गया। 100 टर्न से यानी एन भी दे रखा है। उसके बाद करंट कैरिंग आई भी दे रखा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमें मिल जाएगी, राइट। केप्ट सेंटर्ड एट द ओरिजिन एंड इन द एक्स जेड प्लेन। अब जो भी प्लेन में रखा हो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन टेस्ला इज अप्लाइड अलोंग दिस एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई किया, एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। वैसे तो इसकी कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे, पर अगर जरूरत पड़े भी तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एक्स वाई जेड प्लेन कहाँ लाई करते हैं। तो इसका तरीका पता है ना सबको कि कैसे निकालते हैं एक्स वाई जेड प्लेन। एक्स वाई जेड प्लेन को अगर समझना हो क्वेश्चन में तो कैसे समझोगे, पता है ना सबको? डिम्पल, क्या बोलना चाह रहे हो? सर एक बार बता दो। ठीक है, तो इसका छोटा सा ट्रिक है, मैंने शायद बताया था क्लास में, नहीं बताया क्या? अगर प्लेन समझना है ना कि प्लेन कौन सी, मतलब विजुअलाइज करना है बेसिकली। विजुअलाइज समझते हो ना वर्ड? विजुअलाइज वर्ड का मतलब क्या होता है कि आप देख पाओ, इमेजिन कर पाओ। तो अपना घर होता है ना, अपना कमरा होता है, उस कमरे में आपके दीवारें होती हैं ना, वॉल्स। तो आप जहाँ बैठे हुए हो अगर अभी, तो अनटिल अनलेस आप खेत के बीच में बैठ के नहीं पढ़ रहे हो, अगर कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, तो आप देख सकते हो कि एक वॉल्स है, वो ऐसे क्रॉस कर रही हो, है ना। तो जो जिस पॉइंट पे दो वॉल्स मिल रही हैं आपकी, उस पॉइंट को देखो, उस कॉर्नर को देखो, दिख रहा है आपको वो कॉर्नर? यस सर। यस अगर सर। इस कॉर्नर को आप देखोगी तो आपकी जो सामने वाली वॉल है ना, वो बन जाएगी एक्स वाई प्लेन,
एक्स एक्सिस बन जाएगा, वो जो नीचे लाइन जा रही है वो एक्स एक्सिस बन गया, जो उस कॉर्नर से ऊपर लाइन जा रही है वो वाई एक्सिस बन गया, और जो आपकी तरफ आ रही है दीवार वो आपका बन गया जेड एक्सिस। तो आपकी सामने वाली दीवार जो है वो तो बन गई एक्स वाई प्लेन, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार है जो आपकी तरफ आ रही है वो आपका क्या बन गया, वाई जेड प्लेन। और एक्स जेड प्लेन क्या होगा, जहां पे आप बैठे हुए हो वो हो गया आपका एक्स जेड प्लेन। अगर कोई पहाड़ पर बैठा हो तो पहाड़ पर बैठा हो तो उसको पहले ये बनाना, कमरा बनाना पड़ेगा पहाड़ पे। ठीक है, पहले कमरा बनाओ पहाड़ पे, उसके बाद तुमको विजुलाइज कराया जाएगा। ठीक है, नाइस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि प्लेन्स का है। अब जैसे तुम्हें समझ में आ गया कि एग्जैक्ट प्लेन कौन सा हो गया, जहाँ तुम बैठे हुए हो, जहाँ तुमने बैठा हो वो प्लेन है एग्जैक्ट प्लेन। ठीक है, और तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो अलोंग द एक्स एक्सिस लग रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में लग रही है, इधर। ठीक है, अब तुमको बोला है कि कॉइल को तुमने टिल्ट कर दिया थोड़ा सा, कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे, जेड एक्सिस के अराउंड, यानी जेड एक्सिस इधर है और तुम्हारा कॉइल जो था ऐसे था, तो तुमने जेड एक्सिस के अराउंड उसको टिल्ट कर दिया थोड़ा 145। ठीक है, तो तुम्हारा जो एम और बी लगेगा बच्चों, उसके बीच में जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है? आप जैसे ही कॉइल को टिल्ट, Yes, sir. मैग्नेटिक मूवमेंट भी टिल्ट हो जाएगा उसका। हाँ या ना बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड लग रही है direction में, है ना, और तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में था स्टार्टिंग में, लेकिन तुमने इसको क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, मैग्नेटिक मूवमेंट को 45 डिग्री से क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, है ना। तो अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है 45 डिग्री का आ चुका है। तुमको जो टॉर्क निकालना है वो ऐसे निकलेगा, एम बी साइन 45। ठीक है, अब इसमें जो एम है वो एम कैसे निकालते थे हम, एन इंटू आई इंटू ए से, यही फॉर्मूला होता था। Yes, sir. यस सर। बी साइन 45, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखे हैं भाई, 100। 100. The करंट 100. कितना देता है, 3 एम्पियर, है ना। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया क्या हो जाएगा इसका, Length into breadth. कितना हो जाएगा तो, 5 इंटू 2.5, 37.5. 5 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर, कितना लिखूं, -4. -4, है ना। अब यहाँ पे गलती हो जाती है, 10 टू द पावर -2 लिख के आ जाओगे आप जल्दबाजी में, जबकि ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हर एक, एक तो 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, और एक 2.5 को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो दोनों का दोनों ऐड होगा ना, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, राइट। और कुछ बचा है क्या, साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती, So 1/√2. इसको इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, आई गेस ये आ रहा है, डी ऑप्शन। yes, sir. D आ रहा है. ठीक है, कोई डाउट है इसमें, No, sir. नो सर। पक्की बात, आगे चले। Yes, sir. यस सर। Cool. चलो अगला क्वेश्चन करो, ये रहा।
आया क्या किसी का? सर 1 मिनट। करो करो। किसी का सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। सब बच्चे क्यों नहीं सॉल्व करते हैं? काफी सारे बच्चे हैं क्लास में, तो तुम में से केवल 8-10 बच्चे ही आंसर करते रहते हैं बस, बाकी पूरे इतने सारे बच्चे हैं। जो आंसर नहीं कर रहा है उसको दिक्कत क्या आ रही है? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं है। बच्चा आप बात करोगे तभी काम चलेगा। देखो तुम 12th क्लास में हो यार, तुम कोई 6 क्लास के बच्चे नहीं हो कि मैं आपको इंडिविजुअली पोक करके पूछूं। आप समझो इस चीज को, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। बचपन में जब टीचर डांटते थे, याद होगा आप लोगों को स्कूल में, कि भाई तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, है ना, ऐसे इंडिविजुअली बोल देते थे ना, कि तमन्ना खड़े हो जाओ, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, है ना, फॉर्मूला क्यों नहीं याद किया, ऐसे बोलते थे ना। तो वो चीज बुरी लगती थी, ऐसा लगता था कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों मेरे को ही क्यों पकड़ा, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी होती थी उस टाइम, क्योंकि आप लोगों का ध्यान रखने के लिए कोई होता था, कि आप छोटे थे इसलिए। लेकिन अब आप छोटे नहीं रहे हो, अब आप 12th क्लास में हो। आपको कोई पोक करके नहीं बोलेगा कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आपने क्यों नहीं फॉर्मूला याद किया, क्योंकि आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप इतने समझदार हो चुके हो कि अपनी समस्या बता सको, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको, है ना। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, वो पूछ सकते हैं, उनको पूछना चाहिए, राइट। तो अगर किसी को डाउट है क्वेश्चन में तो पूछो, अदरवाइज आप बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है आंसर तो लिख दो डिस्कस, कि सर आप बता दीजिए, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, भी नहीं होगा मेरा भी गलत है। आपस में ही बातें कर लो तो, भी नहीं होगा। फॉर्मूला कैसे याद नहीं आ रहा है? मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है सेंटर पे करंट कैरिंग लूप की, अभी जस्ट पढ़ा के निपटा हूं। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में ही कराया है मैंने। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं इसमें? कुछ अलग थोड़ी लगेगा बेटा, इसके पहले ही पढ़ा है, अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले, 1-2 क्वेश्चन पहले ही तो पढ़ के आया हूँ। सर म्यू नॉट आई टू अपॉन 2 पाई। बेटा आप फॉर्मूला रटते हो गया, और रटते भी हो तो क्या गलत रटते हो गया? कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, क्या करूं तुम्हारा मैं? ये सर्कुलर लूप है, ये मान लो सर्कुलर है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? μ0I/2R से ना, इसकी रेडियस हो गई यार, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई है। तो ये चीज तो बता रखी ना पहले से, यही तो लिखा है क्वेश्चन में, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है सेंटर पे करंट कैरिंग लूप के, वो कितना होता है? μ0I/2R। तो इसमें फॉर्मूला भी यही लगेगा। क्या दिक्कत है, क्या डाउट है इसमें, बताओ। जो वर्ड है उसमें तो डाउट नहीं आ रहा है कहीं तुम लोगों को? मैग्नेटिक इंडक्शन जो वर्ड है उसमें तो डाउट नहीं आ रहा है कहीं? नो सर। इंडक्शन वर्ड में तो डाउट नहीं ना किसी को? ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखा सर यहाँ पे, ये तो कोई और लिख दिया है आपने, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, है ना, कोई दूसरी दुनिया की चीज है, ये हमने नहीं पढ़ी। ये भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन दो अलग अलग वर्ड इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो जनरली किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से आता है। जैसे यहाँ पे करंट कैरिंग लूप है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ना, है ना।
तो हो सकता है आप किसी परमानेंट मैग्नेट के पास लेके जाओ किसी चीज को और उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स आने लगे, तो उसको इसलिए मैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। तुमने पढ़ा हुआ था ईएमआई पढ़ लिया ना अब तो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ तो लिया है तुमने, तो तुमको पता होना चाहिए इंडक्शन यस का मतलब क्या होता है। Yes. हाँ? तो आई एम अज्यूमिंग के क्वेश्चन में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो तुम्हें परेशान कर रहा हो, तो फिर आंसर बता दो। काफी समय लग रहा है बच्चा, ऐसे तो पेपर में हम फिर यही तो होता है टाइम मैनेजमेंट, है तो गया फिर कुछ पेपर ही गया है तो पूरा। हाँ, मैं बताऊं, अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लो यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? सर आप बता दो। तो बता दो इतना सर। टाइम क्यों लगाया, पूछ लो यार, पहले ही पूछ लो। है तो भैया आपको देखो, सिंपल सी बात है, आपसे ये जो निकलवाना चाह रहा है वो क्या है, वो चीज समझो। आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है ये? मैग्नेटिक इंडक्शन। आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, मैग्नेटिक इंडक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, 0.2 टेस्ला। दूसरा आपको सर्कुलर लूप का जो है एरिया दिया हुआ, मतलब पाई स्क्वायर मीटर आ रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अरे मैग्नेटिक मूवमेंट का सर फॉर्मूला क्या होता है, एक एरिया तो इंटू आई। एरिया इंटू आई है ना, एनआई ये होता है। तो नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पे तो है, वन ही मानेंगे हम यहाँ पे, है ना, और एक ही लूप के बारे में बात हो रही है, तो चलो ठीक है। आई इंटू ए के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, दोनों में से एरिया तो दिया हुआ है, एरिया तो दिया हुआ है ना। जी आई सर। हमें आई हमें चाहिए, तो आई के लिए क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ ना, प्रोसीड करो, क्वेश्चन का अप्रोच समझो। क्वेश्चन का अप्रोच नहीं समझोगे तो फिर आगे फिर एक क्वेश्चन में फंस जाओ। सर मैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूले से निकालेंगे। हाँ, हमें यहाँ पे अगर मैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूले से क्या मिल गया, आई। आई मिल गया, है ना, आई मिल गया, तो हम एम एम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं क्या? बोलते यस हैं। सर। यस सर। तो भाई कितना होता है बी? बी होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, राइट। तो बी की जगह क्या लिखा हुआ है, 0.2 टेस्ला, सही बात है। और यहाँ क्या हुआ है, म्यू नॉट लिखा हुआ है, म्यू नॉट तो म्यू नॉट ही ले लेते हैं, आई अपॉन आर। अब यहाँ पे आर नहीं पता है, एरिया पता है, तो अब तुम दो चीजें कर सकते हो, या तो तुम एम इक्वल्स टू आई ए ये फॉर्मूला लिखो, है ना, और यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, है ना। या फिर तुम यहाँ पे एरिया से रेडियस निकालो, फिर यहाँ पे पुट करो, फिर यहाँ पे वापस से पुट करो, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसको ऐसे ही चलने दो, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, म्यू नॉट आई अपॉन, अच्छा टू भी तो था, तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन आर इक्वल्स टू 0.4। यहां तक समझ में आया? यस सर। यहां तक समझ में आया पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। हाँ, समझ में आया सबको? ठीक है। यस सर। अब यस। तुम क्या यस करोगे? सर। ठीक है, कूल कूल कूल। अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आपका अगला स्टेप होना चाहिए कि आपका जो एरिया है वो कितना है, कितना एरिया है भाई, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कुलर लूप का एरिया, यस इसकी वैल्यू कितनी सर। दी हुई है, पाई दी हुई है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए क्या? जी सर। 1 आनी चाहिए, हाँ ना बोलो भाई। यस सर। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4 यस सर। इंटू 1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, है ना। तो यहाँ पे पुट कर दो इसको, कितना आ गया है, पाई इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। कौन सा ऑप्शन है? सर सी। सी ऑप्शन। अब बताओ, कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें गलत होने के चांसेस क्यों है, मतलब क्या है इसमें गलत होने के चांसेस, बिल्कुल नहीं है। ये तो आपको फ्री का क्वेश्चन दिया गया। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, सेंटर पे क्या होता है सर्कुलर लूप के, अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला पता है, एनआईए, है ना, तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे आराम से। पता नहीं हम लोग क्यों गलत कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी अलार्मिंग थिंग, समझो इस चीज को। जो दिक्कत आ रही है वो पूछो, या तो कि सर ये दिक्कत आ रही, क्वेश्चन समझ में आया ही नहीं, क्वेश्चन में क्या करना था वो समझ में नहीं आया, ये पूछो। या तो मैग्नेटिक मूवमेंट लिखा तो हुआ है, फिर और क्या डाउट है उसमें? एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया मुझे लग रहा है, ये दिया है कुछ बच्चों ने शायद, 2-3 बच्चों ने दिया है, चलो बढ़िया बात है।
अगला करते हैं, अगले में ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। ये वाला ट्राई करो, मे भी हो जाए। एक करंट है आई एम्पियर का, फ्लो कर रहा है वायर में, ठीक है। एक सर्कुलर आर्क की रेडियस बना रहा है, आर रेडियस है उसका, मीट सर्कुलर आर्क बना रहा है, ठीक है। उसने एंगल सबटेंड कर रखा है थीटा। वायर जो है उसने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रखा है, थीटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पूछना चाह रहा है आपसे, वो ओ पे कितनी होगी। वायर कंप्लीट सर्कल नहीं है, अगेन वायर सर्कल नहीं है पूरा, जिस भी शेप में वो तुम्हें दे रखा है, पर सर्कुलर आर्क है ना, सर्कुलर आर्क है यानी सर्कल का ही पार्ट है। लेट्स सी क्या आप कर पाते हो क्या इसको। ए ऑप्शन, बढ़िया। यस सर, ये आ रहा है। कैसे आया, कैसे आया? अरे रीजन पूछ रहा हूं मैं, ऐसे आंसर क्या कर रहे हो तुम लगातार, रीजन बताओ कोई भी एक बच्चा। सर्कुलर आर्क का मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इन एंगल होता है सर। फॉर्मूला रट रखा है मतलब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला भी अगर याद है तो भी चलेगा। हाँ भाई, आंसर है ऑप्शन। सिंपल सी बात है, सेंटर पे जो होता है वो आता है आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, राइट। तो तुमको ये पूरे सर्कल का है, पूरे सर्कल के सेंटर का है। अगर तुमको एक पूरे आर्क का चाहिए, तो एक आर्क पे कितना एंगल होगा भाई, थीटा अपॉन 2 पाई होगा ना। अरे यार, यस सर। पाई सबटेंड कर रहा है पूरा ये, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, है ना। तो अगर तुम्हें थीटा अपॉन सॉरी थीटा एंगल के लिए चाहिए, तो तुम्हें थीटा अपॉन 2 पाई लेना पड़ेगा ना, जो अरे यार जो एंगल चाहिए तुम्हें, वो तुम्हें थीटा अपॉन 2 पाई लेना पड़ेगा, है ना। तो तुम थीटा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, कि इतने एंगल पे सबटेंड हुआ है ना, इतने एंगल पे तुम्हारा क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस एंगल की वजह, इस वायर की वजह से, राइट। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैसे भी यही बनने वाला है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, है ना। ये फॉर्मूला भी होता है आपका आर्क का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। अगर आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, नहीं याद रखोगे तो भी आप लॉजिकली निकाल सकते हो इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है सच। लेकिन अगर याद रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। बात समझ में आई? यस सर। एक सर ऐसे थीटा निकाला है माइनस इसको, 2 पाई। नहीं समझ में आई? नहीं आया सर। बेटा 1 डिग्री का अगर वायर होगा, सोचो कि एक सर्कुलर आर्क 1 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। 1 डिग्री का अगर वायर है तो मैं थीटा एंगल सबटेंड करता है, तो 2 पाई यानी पूरा जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो आपका कितना करेगा भाई, थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। अगर एक की वजह से आपका करेगा, सॉरी 2 पाई, गलत लिख दिया मैंने, रुको उल्टा लिख दिया, पूरा पूरा उल्टा लिख दिया। 2 पाई वाला तुम्हारा, 2 पाई यानी पूरा सर्कल, एंटायर सर्कल तुम्हारा थीटा एंगल अगर सबटेंड करता है, तो 1 डिग्री पे अगर सबटेंड करना चाहेगा, 1 रेडियन पे सॉरी, तो कितना करेगा, थीटा अपॉन 2 पाई। तो तुम्हारा पूरे सर्कल के लिए कितना था, पूरे सर्कल के लिए था म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, राइट। तो तुम्हें कितना चाहिए भाई, थीटा एंगल के लिए चाहिए, तो तुम्हारा इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें थीटा अपॉन 2 पाई से इसको। ये तो हमने निकलवाया भी था आप लोगों का, यस सर। ये तो हमने सॉल्व भी करवाया था आपके जब अच्छा आप लोगों की कई बच्चों की क्लास नहीं हुई ना शायद। लेट सर ग्रुप में हाँ लेट ज्वाइन एंजॉय किया है, हाँ, सर। तो लेट इसी ज्वाइन वजह किया है। से कुछ फॉर्मूले तो क्या है तुम लोगों को याद है, कुछ फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं है ना, डेरिवेशन वगैरह में दिक्कत आ रही है कुछ, इसलिए शायद प्रॉब्लम आ रही है। चलो कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ कि आंसर किस किस का आया, किस किस का आंसर आया है, किस किस को दिक्कत है। तो भाई सो बात, आपकी मेन बात जो है आपकी यही है कि आपको फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे, और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है किसी भी हालत में। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो तो भूलना ही नहीं, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला जिसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, अब तुम यही भूल गए तो तुम्हें बाद में दिक्कत आएगी। और ये आर्क वाला जो है, ये तुम्हारा बेसिकली सब डिफाइन कर देता है सबके लिए,
सारी चीजों के लिए डिफाइन कर देता है। इसको मैं तुम्हारा डेरिवेशन बताऊं क्या इसका, अगर नहीं आ रहा है तो? अरे सर डेरिवेशन बताओ आता तो। है। जिन बच्चों को नहीं आता है उनसे पूछ रहा हूँ मैं, डेरिवेशन बताना है क्या इसका? आपको बायट सावर्ट यस लो आता है? सर। बायट सावर्ट लो आता है तो मैं डेरिवेशन बता देता हूँ इसका, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक सर्कुलर आर्क जो होता है, अगर आपको बायट सावर्ट लो आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 मिनट का डेरिवेशन है इसका, कोई ज्यादा डेरिवेशन बड़ा नहीं है। थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है अगर ये आर्क, सर्कुलर आर्क जिसमें कुछ करंट चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये रेडियस कितना बना रहा है भाई, ए रेडियस है, तो इस सेंटर से इसकी सब सारी रेडियस ए ही होगी ना, सारा डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही होगा बेसिकली। तो कैसे लगाते हैं बायट सावर्ट लो, कि कोई एक छोटा सा डिस्टेंस ले लो डीएल, है ना, डीएल वेक्टर ले लो एक छोटा सा, छोटी सी लेंथ ले ली इस वायर पे हमने, है ना, और उस पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं कुछ, तो उस पे कुछ डीबी आएगी छोटी सी। ठीक है, आपको हाँ ना बोलते जाना है अगर समझ में आ रहा है तो। यस Yes. सर। यस तो जो थीटा होता है यस बच्चों सर। का, आर्क लेंथ अपॉन में क्या होता है, रेडियस। ये फॉर्मूला पता है, मैथ्स में पढ़ा था 9th क्लास में, रेडियस। Yes, sir. छोटी यस क्लास में सर। पढ़ा। यस सर। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, ये लेंथ पूरी लो और उसको डिवाइड कर दो रेडियस से, तो आपका थीटा निकल के आता है कितना थीटा सबटेंड कर रहा है ना। तो थीटा इक्वल्स टू बेसिकली एल बाई ए यहाँ पे हो जाएगा, अगर इसकी लेंथ एल ली है हमने वायर की, है ना, और ए आपका रेडियस लिया है हमने, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, थीटा एल अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. नो सर। एल कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी, ए थीटा। तो ये आपको वैल्यू बाद में काम आएगी, इसको याद रखना, ठीक है। अब हम डीबी लिखते हैं, तो डीबी आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, याद आ रहा है किसी को कुछ, बैट सावट लो, आइडियल साइन थीटा Yes, sir. यस सर। अपॉन यस सर। ए स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है ना, यस सर। है ना। अच्छा, साइन थीटा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस होगा और जो डीबी वेक्टर होगा, डीएल और आई, सॉरी डीएल और आई, आई तो हम डीएल की डायरेक्शन में मानते हैं, है ना, इसको तो हम डीएल की डायरेक्शन में मानते हैं। तो जो हमारा थीटा होता है बेसिकली, ये साइन थीटा, ये वाला थीटा नहीं है, जो एंगल सबटेंड किया है वो वाला थीटा नहीं है, ये वाला थीटा मत समझ लेना इसको, साइन थीटा को मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ यार, अल्फा लिख देता हूँ, साइन अल्फा, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये आर वेक्टर से तो परपेंडिकुलर ही होगा, बात समझ में आ रही है सबको? अरे टेंजेंट की तरह होगा ना डीबी, कोई भी सर्कल जो होता है वो रेडियस, उस सर्कल पे जो रेडियस और टेंजेंट जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं ना, Yes, sir. है ना। तो ये यस तुम्हारा सर। डीबी जो होगा वो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा बेसिकली, इसलिए यहाँ पे साइन अल्फा जो है 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन ए स्क्वायर हो गया। ठीक है? अच्छा, इसमें जो डीएल है उसको हमें इंटीग्रेट करना है, क्यों? क्योंकि हम डीबी जो चाहते हैं वो पूरी इस पे चाहते हैं, वायर पे निकालना चाहते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर का, तो उसको डीबी को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि ये सब चीजें कांस्टेंट हैं, फिर सबको बाहर ले लिया, और अंदर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। यहाँ तक ठीक है सब? अच्छा, डीएल का यस इंटीग्रेशन सर। क्या होगा, एल होगा क्या, यस सर। है ना, और डीबी का इंटीग्रेशन बी होगा। तो ये कितना हो गया भाई, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर यस सर। मल्टीप्लाई बाई एल, एल की जगह क्या रखेंगे, ए थीटा। Yes, sir. अरे यहाँ देखो ना, यहाँ लिखा है तुम्हारे लिए यस निकाला है, सर। राइट। तो ये एक ए से एक ए कट गया, फॉर्मूला क्या बना तुम्हारा, बता दो, म्यू नॉट म्यू नॉट आई Not थीटा I. अपॉन 4 पाई ए। Theta. अपॉन 4 पाई ए, हो गया डिराइव। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई यस थीटा। सर। यही तो था फॉर्मूला है, देखो यस सर। हो गया ना डिराइव, समझ में आया? यस नए सर। जो बच्चे, नए बच्चे हैं उनको समझ में आया? आप, हमने बायट सावर्ट लॉ लगाया बच्चा, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा, ये बायट सावर्ट लॉ है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमने बायट सावर्ट लॉ तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़ो, ठीक है, उसके बाद आपको सब आ जाएगा, उसके बाद आपने सारे डेरिवेशन खुद से कर लेने, ठीक है। और ये आर्क वाला फॉर्मूला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीजन क्या होता है कि इसमें आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। अभी तो यहाँ पे जैसे थीटा तुम्हें दिया, तो तुमने यहाँ पे थीटा डायरेक्ट रख दिया, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पे थीटा दे रखा, थीटा की जगह अगर 270 डिग्री दिया होता तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करके डायरेक्ट रख देते, है ना। 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, ये पता है ना सबको? Yes, sir. अगर यस नहीं सर। पता है तो यस नोट कर लो सर। यार, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। अरे रब क्यों नहीं हो रहा है, कुछ बेसिक कन्वर्जन हैं वो तुमको करने पड़ेंगे,
180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियंस, राइट। तो 1 डिग्री में कितने होते हैं भाई, पाई अपॉन 180, 180 ठीक है। ये आपके रेडियंस होते हैं। तो आप रेडियन को कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कर सकते हो। जैसे पूरे सर्कल के लिए हम निकालते हैं ना थीटा को इक्वल्स टू 2 पाई, तो ये जो फॉर्मूला में हम लिखते हैं म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, तो इसमें थीटा की जगह क्या रख देंगे, बोलो। 2 pi. 2 pi. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बन गया ये फॉर्मूला? क्या यही होता है क्या सेंटर पे फॉर्मूला हमारा? Yes, Yes, sir. यही Yes, होता है sir. कि सिंपल फॉर्मूला से तो हो गया Yes, डिराइव, sir. है ना। अब इसके लिए तुम ये पूरा सर्कल का निकल गया, इसका निकाल लो, सेमी सर्कल का निकाल लो, उसका भी निकल जाएगा, है ना। और क्या निकालना है तुम्हें, क्वार्टर का निकालना है, क्वार्टर का भी निकल जाएगा, ठीक है। सब फॉर्मूले तुम इससे निकाल सकते हो। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि ये फॉर्मूला आर्क वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखो। आई होप समझ में आ गया होगा ये पूरा, जो बच्चों को पहले डाउट आ रहा था, yes, है ना। Yes, कोई डाउट sir. बचा नहीं Yes. किसी का, कोई पूछना है कुछ नहीं, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. चलो यार एक और क्वेश्चन कर दो फिर इस पास तो। टाइम पीरियड का रेशियो दे रखा है दो सर्कुलर मोशन के, दो चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर मोशंस का, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का भी रेशियो दे रखा है 1:2। तो आपको बोल रहा है कि अगर चार्ज सेम है, स्पीड सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी में जो रेशियो आएगा वो बता दो। अगर आपको फॉर्मूला पता है टाइम पीरियड का तो ही आप निकाल पाओगे। डिस्कस, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो टाइम पीरियड होता है आपका वो होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये याद है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपने पढ़ा हुआ है, दो जगह पढ़ा हुआ है आपने, तो ये आपको याद होगा अगर, तो ये आप निकाल सकते हो। तो इस केस में क्या होगा कि टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेसिकली, और कुछ नहीं है इसमें। फिर तो काइनेटिक एनर्जी का जो है रूट आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी में जो आपका रेशियो आएगा दोनों का, वो मास में आ जाएगा डिफरेंस, और कुछ नहीं है। बाकी सब सेम है ना, देखो क्यू भी सेम है, बी भी सेम है। अरे बात समझ में आ रही है। yes, Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड में जो रेशियो दे रखा है बस डायरेक्ट आपको, है ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1:2 का रेशियो है ना। तो आपका टाइम पीरियड का जो रेशियो आ जाएगा, बाकी सब चीजें देखो सेम है, सेम चार्ज है, सेम स्पीड है, ठीक है। तो तुम्हारा जो मास का रेशियो आएगा पहले वो निकाल लो, T1/T2 से आपका मास का रेशियो आ जाएगा M1/M2, 1:2 ही आएगा ये, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम है, बी में डिफरेंस है केवल, 1:2 है बी। तो आपका M1/M2 भी 1:2 आ जाएगा। तो आप काइनेटिक एनर्जी आप निकालना चाहोगे तो हाफ mv1 स्क्वायर तो ऊपर होती है, हाफ mv2 स्क्वायर नीचे होगी। तो v1 स्क्वायर से v2 स्क्वायर काट दूं क्या? अरे v सेम है ना, v1 इक्वल्स टू v2 है ना, देखो स्पीड सेम दे रखी Yes, sir. है ना। तो मास का रेशियो आ जाएगा ये भी, तो ये भी M1/M2 है। तो आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, वही 1/2 सेम। सॉल्व करके दिखाऊंगा ये, मुझे लग रहा है तुम कंफ्यूज हो गए एकदम से। अरे यार कंफ्यूज हो गए हो क्या? Yes, sir. Yes, वन sir. वन b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है, हाँ या ना। yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो बाकी सब चीजें तो इग्नोर कर सकते हो आप, 2 पाई और क्यू तो कट कुटा जाएगा, सब सेम है। तो
तो T1 अपॉन T2 जब दोनों टाइम रेशियो ऑफ टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन दे रखा है ना, रेशियो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो नहीं दे रखा है, ये हमने यहाँ पे थोड़ा गलती कर लिया इंटरप्रिटेशन में, टाइम पीरियड्स का रेशियो दे रखा है, टाइम पीरियड्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स इन सेम मैग्नेटिक फील्ड इज 1:1:2। ठीक है, तो टाइम पीरियड का रेशियो है ये 1:2, तो ये बी भी कट जाएगा मतलब, तो ये सिंपल फिर तो m1 अपॉन m2 ही बचा ना, ऊपर ये m बचा है ना केवल। अरे यार T1 का कितना हो जाएगा 2 पाई Yes, sir. अपॉन क्यू बी, और T2 कितना हो जाएगा 2 पाई m2 अपॉन क्यू बी, है ना। तो क्यू बी कटा Yes, पूरा, sir. 2 पाई कटा पूरा, तो m1 अपॉन m2 ही तो बचा जो अलग चीज थी। तो m1 Yes, अपॉन sir. m2 कितना आ गया 1:2, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आ जाएगी 1:2। सही है, Yes, sir. ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। तो आप लोग बताएं मुझे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। एक और क्वेश्चन कर लो पहले, तो इसको करो, और ये होना चाहिए था, ये क्वेश्चन तो इजी था बहुत। हो गया, पी पॉइंट पे निकालना सर है, 1 मिनट। करो करो करो, सेंटर ऑफ द लूप पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड आपको। हाँ शिखा, सिर्फ 5 आ रहा है। कूल। आंसर बताओ, और नहीं आ रहा है तो अब डिस्कस करना है, ये लिख सकते हो चैट में, आंसर कर सकते हैं आप लोग जिसका आ गया है, जिसको लग रहा है कि डिस्कस करना चाहिए डिस्कस। एक शेप दे रखी है आपको एक वायर को पहले तो सीधा रख के फिर बेंड किया सेमी सर्कल के शेप में, और फिर वापस से आगे लेके गए, और उसकी वजह से आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है पी पॉइंट पे, तो आपको ये बताना। बताओ भाई, सब लोग बताओ आंसर, एक दो बच्चे क्यों आंसर कर रहे सर हैं। ऑप्शन बी आ रहा है। करें सॉल्व। यस सर। हाँ भाई, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक तरह से आर्क ही है क्या ये भी, अभी जो डिस्कस कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, आर्क ही है ना ये भी एक तरह से। यस सर। अरे हाँ ना बोलो यार, यस सर। आर्क ही है ना ये भी, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसका, वही सेम, बी कितना हो जाएगा एट पी पॉइंट पे, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, यही हो जाएगा। बोलो हाँ ना बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को थोड़ा अलग रख देते हैं हम, रीजन क्या है कि भाई हमें आर जो है रेडियस जो है उसके साथ हमें कैलकुलेशन करनी है, तो आई दे रखा है 10 एम्पियर, है ना, और थीटा कितना दे रखा है, थीटा कितना लेंगे ये है मेन तो सवाल, थीटा कितना लिया जाए, नहीं पता, थीटा कितना होना चाहिए बच्चों, एक सर Pi upon 2 pi. एक आर्क था वो थीटा बना रहा था इस पॉइंट पे, है ना, इस आर्क को मैं बड़ा करता गया, बड़ा करते करते इस आर्क को मैंने सेमी सर्कल बना दिया, है ना। अभी जो सेमी सर्कल है ये कितना एंगल बना रहा है इस पॉइंट से, पाई एंगल कितना है, पाई तो है ये एंगल 180 डिग्री है ना, Pi. अरे 180 डिग्री है ना पाई, तो यहाँ Yes, थीटा sir. कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा।
और रेडियस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 20 इंटू 10⁻², तो ये आ गया आपका, राइट। तो अब तो क्या है, इसको सॉल्व करना है, पाई से पाई कट गया, आंसर तो आपका पाई में दे रखा है, तो पाई में आंसर देने के लिए क्या करें, इसको रखें क्या पाई को, कुछ गलती करी क्या हमने, हाँ गलती हमने ये करी है कि हम इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह 10⁻⁻7 लिख सकते हैं डायरेक्ट, हाँ इसको 10⁻⁻7 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर पाई में चाहिए। देखो समझो, हमने यहाँ पे जो गलती करी है वो गलती है नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखना कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन में क्या चाहिए, पाई चाहिए, दिख रही है सबको ये बात। तो यहाँ पे हाथों हाथ हमें दिमाग चलाना है कि भाई पाई को हटाना इलीगल है, गलत बात है, पाई को हटाना अलाउड नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 लिख देंगे। पता है ना सबको तो ये बात कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है Yes, sir. है ना। तो ये हो गया 10⁻⁻7 इंटू 10 इंटू पाई, नीचे आ गया आपका 20 इंटू 10⁻⁻2, तो 10⁻7 से 10⁻2 कट गया, कितना बचा 10⁻5 है ना, इंटू 10 था तो ये -4 बचा, इंटू पाई अपॉन 20, तो इसको कट करोगे जब आप, तो ये आपका कितना आना चाहिए भाई, 5 पाई माइक्रो टेस्ला। माइक्रो टेस्ला क्या है भाई, माइक्रो टेस्ला क्या है भाई, 10 raised to power -6. हाँ 10⁻⁻6 टेस्ला, ठीक है। तो 5 पाई आएगा आपका आंसर बेसिकली। बताओ किस किस का आ रहा है, ये किस किस को डाउट है, किस किस को डाउट है, किसी को पूछना है कुछ कि सर ये नहीं आया समझ में, या यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत आ रही है, आ गया समझ में। अच्छा मैं तुमको आ गया तो फिर मेरा डाउट सुनो, मेरे को बताओ कि ये जो वायर है स्टार्टिंग का स्ट्रेट वायर, ये वाला पार्ट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं आ रहा है, ये तो तुमने लिया ही नहीं, इसको भी तो लेते, ये 3 पार्ट थे ना टोटल, तो 1 और 3 को सर क्यों यहाँ नहीं लिया, पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी कहाँ पे, स्ट्रेट वायर इस वायर में थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, निकालनी तो पी पॉइंट पे, इस पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड तो। सर क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू एक में 0 होगी और एक में 180 होगी, तो फिर सब में 0 हो जाएगी। हाँ क्योंकि ये जो गेम है पूरा बाइट सावर्ट लॉ से लाए हैं हम उठा के, बाइट सावर्ट लॉ में हम क्या लिखते हैं, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा, याद आ रहा है, म्यू जी नॉट सर। आइडियल साइन थीटा। तो अगर कोलिनियर होते हैं आपके वायर पॉइंट से, आपका कोई वायर है करंट कैरिंग वायर है, ये अगर पॉइंट से कोलिनियर है, यानी कि ये वायर पॉइंट पे ही जाके मिल रहा है कहीं ना कहीं, है ना, क्रॉस कर रहा है उसको, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आती है क्या, नहीं आती, No, sir. नो मैग्नेटिक फील्ड, है ना, क्योंकि थीटा या तो 0 हो जाता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि थीटा या तो 0 हो जाता है या 180 डिग्री हो जाता है, आइदर केस में साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0, अरे यार जी सर, 0। साइन थीटा 0 हो जाएगा, साइन थीटा ही 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड बचेगी क्या, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो चुकी है, बात समझ में आई, यस सर। है ना। तो फिर हम उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालते हैं, 0 होती है, ठीक है। आई होप समझ में आई होगी बात सबको। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो अब तुम लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, पेपर में अगर कुछ सवाल हो, कोई दिक्कत हो, और अगर अभी नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर अभी थोड़ा एक बार देख लेते हैं हम फिर से, है ना, या फिर अभी याद नहीं आ रहा है कि क्या डाउट था, पेपर याद नहीं आ रहा है, पेपर है नहीं साथ में हमारे पास, कोई भी इनमें से बात है तो फिर आप मेरे को पर्सनली भी शेयर कर सकते हो, डाउट ग्रुप है आप लोग का, उसमें आप शेयर कर सकते हो ना, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगली क्लास में हमारे पास 2 ऑप्शन है, अगली क्लास में हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अभी एनालाइज नहीं किया कर लो, जब डाउट आए तब पूछ लेना, ठीक है। बेटर होगा कि आप अगली क्लास से कल से पहले कर लो तो बेटर रहेगा, और अगर आप कल से पहले नहीं करते तो फिर आप डाउट ग्रुप में पूछ लेना, उसमें आपको मिल जाएंगे आंसर्स। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो, कि अगली क्लास में, कल वाली क्लास में क्या करना चाहते हो तुम, ईएमआई का रिवीजन स्टार्ट करें या फिर ऑप्टिक्स स्टार्ट करें, सर ईएमआई का रिवीजन। EMI रिवीजन बेटा सर सबको बता, ईएमआई EMI रिवीजन। ऑप्टिक्स नहीं पढ़ना है। अच्छा ईएमआई कब आ रहा है तुम्हारा, अगला टेस्ट में आ रहा है क्या ईएमआई, नो सर। तो फिर रिवीजन क्यों करना है, चलो मैं करता हूँ, एक बार डिस्कस करता हूँ, सर ऑप्टिक्स ही करवा दो। मैं बताता हूँ तुमको, कल बताता हूँ। सर आप फिक्स ही करा दो सर।
कल बताते, कल करते हैं डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं, को आइदर केस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, और अगर ईएमआई का रिवीजन करते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस जो है सही टाइम पे चल रहा है, सही चीज, सही अमाउंट ऑफ सिलेबस हमने कर लिया है, और तुम्हारे जो टेस्ट वगैरह है उसके अकॉर्डिंगली ही मैं प्लान करूंगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। इफ यू हैव टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क, अदरवाइज आज हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कराया प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, और अगली क्लास में जो भी हम करेंगे आपको ग्रुप में मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा कि आपको क्या करवाना है। ईएमआई का रिवीजन हम करेंगे, हाँ दो ही सर। ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम ईएमआई का रिवीजन करेंगे या फिर हम ऑप्टिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, कुछ कोई बोल रहा चाह रहा था बेटा, क्या बोल रहे हो? कुछ बोलना था किसी को? नहीं, ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, टेस्ट में, हाँ बाय सर, टेस्ट, थैंक यू सर। ठीक है, टेस्ट के हिसाब से लेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन।